हेलो दोस्तों, जल्दी से जल्दी सभी जुड़ जाइए। वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म पाथफाइंडर लर्निंग ऐप। और आज हम जो अपना पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, उस पॉलिटिकल ज्योग्राफी में मैकिंडर की विचारधारा हमने पढ़ी, स्पाइसमैन वाली विचारधारा हमने पढ़ी, यानी हृदय स्थल और रिमलैंड वाली थ्योरी हमने पढ़ ली है। आज हमारा है महान की विचारधारा, समुद्री शक्ति विचारधारा पर हम चर्चा करेंगे। तो सभी दोस्त हैं वो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। हेलो। 85 86 यानी कमलेश, कमलेश है। चलिए सभी जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। हाँ जी, सही है। क्या हाल चाल है? चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं, है ना। तो महान, जो थे ये महान थे, उनकी विचारधारा क्या है? समुद्री शक्ति विचारधारा, है ना। तो समुद्री शक्ति विचारधारा में ये क्या बोलते हैं? हमने जब मैकिंडर पढ़ा, हमने जब स्पाइसमैन पढ़ा, तो दोनों ये बोलते हैं कि दो शक्तियां होगी, एक तो स्थल शक्ति और एक समुद्री शक्ति। और ये जब दोनों टकराएगी, तब उससे बाद में है वो एक शक्ति है वो विजय होगी। स्पाइसमैन है वो हृदय, वो रिमलैंड को विजयी घोषित करते हैं, है ना, उसको जिताते हैं। और जो मैकिंडर है वो थल सेना यानी हृदय स्थल वाले क्षेत्र को विजयी बनाते हैं, विश्व पर शासन के लिए बनाते हैं। पर यहाँ पे आते हैं थेयर महान, वो ऐसे बोलते हैं, देखो यहाँ पे ये कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक ही शक्ति है, वो रहने वाली है। और वो रहने वाली कौन सी है? जल शक्ति। जिसके पास नौसेना बड़ी होगी, जिसके पास नौसेना मजबूत होगी, वही यहाँ पर शासन करने वाला है। ये आपसे थल सेना, नौसेना, इन दोनों के बीच में कोई भी तालमेल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ नौसेना है, वही अपना प्रभुत्व कायम करने वाली है, वही है जो आगे बढ़ने वाली है। तो इस विचार को हम जानेंगे, किस तरह से उनके मन में ये विचार आया, किस तरह से उन्होंने ये अपना विचार दिया। ठीक है। तो महान, थेयर महान 1840 से 1914 के बीच इनका पूरा जीवन यात्रा रही। सी पावर थ्योरी इन्होंने दी, समुद्री शक्ति परिकल्पना, या अ, जो है कमांड ऑफ सी, यानी सी से आधिपत्य करना, उसको अपने अधिकार क्षेत्र में लेना, ये सिद्धांत के नाम से इसे जानते हैं। 40 वर्षों तक ये नौसेना में सेना रहे, है ना। नौसेनाओं में जो अमेरिकी नौसेना है उसमें इन्होंने सेवाएं दी। और उसके बाद 1906 में सेना अध्यक्ष, सह सेना अध्यक्ष, है ना, सह सेना अध्यक्ष के रूप में ये क्या होते हैं? रिटायर होते हैं। तो इनके मध्य नौसेना को लेकर इनके पास बहुत सारी जानकारियां थी, अनुभव था। और उस अनुभव और उन जानकारियों के आधार पर इन्होंने अपना सिद्धांत दिया। महान कहते हैं कि वह राज्य जिसके पास तटरेखा है, यानी जिसके पास समुद्री सीमा है, उसे क्या करना चाहिए? उसे नौसेना मजबूत करनी चाहिए, नौसेना पर उसको ध्यान देना चाहिए। और एक महान नौसेना उसे बनानी चाहिए, उसे समुद्री शक्ति के रूप में अपना विकास करना चाहिए। तथा उससे समर्थन के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण तटों पर अधिकार होना चाहिए। तो उसे क्या करना चाहिए? एक सेना डेवलप करनी चाहिए। कौन सी? नौसेना। कौन डेवलप करेगा? वह देश जिसके पास तट रेखा है, जो समुद्र में अपना क्षेत्र रखता है, उसे नौसेना रखनी चाहिए। साथ ही साथ नौसेना के साथ साथ उसे विश्व में जो ऐसे सामरिक क्षेत्र हैं जहां पे वो जा सकता है, क्योंकि सी के माध्यम से ओपन जा सकता है, तो ऐसे तट जो सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है, वहां पर उसे अपने सैन्य केंद्र स्थापित करने चाहिए। और आज आप देख रहे हो ना, अमेरिका का सैन्य अड्डा हिंद महासागर में है, ठीक है। फ्रांस का हिंद महासागर, ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके पास नौसेना है और वे वहां पर भी सेना रख रहे हैं, ठीक है। तो महत्वपूर्ण सामरिक केंद्र जहां पर हम जा सकते हैं, अपने हमें नियंत्रण वहां पर स्थापित करना चाहिए, ठीक है।
महान ने अपना ध्यान विशेषकर यूरोप और उत्तरी अटलांटिक की नौसेना इतिहास पर केंद्रित किया। इसके अलावा उन्होंने हिंद महासागर विशेषकर तटवर्ती राज्यों की नौसेना क्षमता का मूल्यांकन भी किया है। ठीक है, तो ये हिंद महासागर में किस तरह से आपकी नौसेना रही थी, अटलांटिक में किस तरह का रहा था, यूरोप में किस तरह का डेवलप हुआ, इन सबका इन्होंने अध्ययन किया और नौसेना का उनका अनुभव था। और इसके आधार पर इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी पुस्तकें हैं वो भी लिखी जो नौसेना से संबंधित थी। 1890 में वो इतिहास पर समुद्री शक्ति का प्रभाव क्या पड़ा है इस बारे में उन्होंने महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी। यानी जो हिस्ट्री है हमारी ह्यूमन हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री पर नौसेना ने कैसे अपना प्रभाव डाला है ये किताब उन्होंने लिखी। फिर फ्रांसीसी क्रांति और यूरोप पर समुद्री शक्ति का क्या प्रभाव पड़ा है, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति हुई थी तो उससे पहले फ्रांस और ब्रिटेन दोनों आपस में लड़ रहे थे। ठीक है, कि उपनिवेश बनाने की होड़ उन दोनों के मध्य चल रही थी। भारत में भी उन्होंने अपने प्रतिस्पर्धा थी, आपका उत्तरी अमेरिका वाला है वहां पे भी इन दोनों के मध्य प्रतिस्पर्धा थी। और फिर उसके बाद में फ्रांस में क्या हो जाती है, फ्रांस है वो बहुत सारी जगहों पर ब्रिटेन से हार जाता है और फ्रांस में भी क्रांति हो जाती है। ठीक है, तो ये दोनों किस तरह से आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे इसके बारे में भी ये बताने का प्रयास करते हैं। नेल्सन का जीवन इन्होंने लिखा। समुद्री शक्ति में अमेरिका का स्वार्थ क्या है, अगर अमेरिका समुद्री शक्ति बनता है तो उससे वह क्या क्या अचीव कर पाएगा, कौन से क्षेत्रों में वह अपना प्रभुत्व रख पाएगा, साथ ही साथ उसे कौन से जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसे प्राप्त हो पाएगी, विश्व शक्ति में वो किस तरह से उभर पाएगा। और साथ ही एशिया में समस्याएं जो चल रही है वो पुस्तक भी उन्होंने 1910 में लिखी थी। तो ये महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तकें हैं जो कि पूछी जा सकती है ना एग्जाम में। ऐसा नहीं इनमें एक भी कम है वो नहीं है, नेम फिर भी रहने दो, लेकिन ये चार पुस्तकें हैं महत्वपूर्ण है। इतिहास पर समुद्री शक्ति का प्रभाव, फ्रांसीसी क्रांति और यूरोप पर समुद्री शक्ति का प्रभाव, समुद्री शक्ति में अमेरिका का जो स्वार्थ है वो, और साथ ही एशिया की समस्याएं। पृष्ठभूमि क्या रही इस सिद्धांत में, तो ये क्या बताते हैं कि अमेरिकी नौशक्ति के विकास संबंधी नीतियों पर महान के विचार का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। जॉइंट सेनाध्यक्ष थे, इतने महान विचारक थे, तो निश्चित रूप से इनके जो विचार थे वो नौसेना में अप्लाई होने ही होने थे। तो नौसेना से अमेरिका में नौसेना का जो डेवलपमेंट हुआ, जिस तरह से उनका विकास हुआ, उसमें इनके विचार स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देते हैं। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध में जो कौन था आपका एक विचारक जिसने क्या नाम था उसका, हिटलर, हिटलर पर अपने विचारों का प्रभाव डाला था, हाउशोफर। ठीक है, तो वैसे ही नौसेना, अमेरिकी नौसेना का जो डेवलपमेंट हुआ है उस डेवलपमेंट को करने में किस तरह से उसने विश्व को अपने क्षेत्र में सम्मिलित किया है, उसे करने में आपका अमेरिकी नौसेना में महान के विचारों का महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है। महान के विचारों ने संयुक्त राज्य अमेरिका को विश्व की प्रमुख सामुद्रिक शक्ति के रूप में उभरने के लिए योगदान दिया है। उन्होंने विश्व की प्रमुख सामुद्रिक या नौसैनिक शक्ति बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है अमेरिका में। महान ये मानता था सामुद्रिक शक्ति ही विश्व का प्रभुत्व आधार है। वो स्थल शक्ति को कुछ भी नहीं मानते थे, है ना, वो तो यही बोल रहे थे सामुद्रिक शक्ति ही आगे जाकर है वो विश्व के प्रमुख आधार बनेगी। वायु शक्ति उनके समय इतनी ज्यादा प्रबल थी नहीं। ठीक है, तो उनके नजर में एक ही है सामुद्रिक शक्ति। विश्व शक्ति के रूप में स्थापित होने के लिए सामुद्रिक मार्गों पर नियंत्रण करना होगा, एक अनिवार्य शर्त है। जो समुद्र के मार्ग है, जो व्यापारिक मार्ग है, जो सामरिक मार्ग है, जो दो महासागरों को जोड़ने वाले, दो क्षेत्रों को जोड़ने वाले मार्ग है, उन मार्गों पर अगर आप नियंत्रण कर लेते हैं एज ए सामुद्रिक शक्ति, है ना, तो आप विश्व शक्ति बन सकते हैं। अगर आपको विश्व शक्ति बनना है तो आपको इन मार्गों पर, इन रूट्स पर नियंत्रण करना होगा। इन मार्गों पर अगर आपका नियंत्रण होता है तभी आप क्या है विश्व शक्ति बन सकते हैं।
अगर आज हम देखें भूमध्य सागर पर नियंत्रण हो अमेरिका का, है ना, हारमुज जल संधि पर नियंत्रण हो, ठीक है, उधर पनामा नहर तो है ही है, तो पूरे विश्व को आपस में कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। तो विश्व के मार्ग है उन पर नियंत्रण होना जरूरी है। तथा शक्ति विस्तार से विश्वव्यापी होड़ में सामुद्रिक शक्ति है वो हमेशा विजय रहती है। और अगर हम बात करें तो अगर आपको एक विश्व शक्ति बनना है तो आपको सामुद्रिक जो भी मार्ग है सामरिक व्यापारिक उन पर नियंत्रण होना चाहिए। और दूसरी है कि अगर होड़ लग जाए कि हमें क्या बनना है, विस्तार करना है, ठीक है, क्षेत्रीय विस्तार करना है, तो उस सामुद्रिक शक्ति ही हमेशा विजयी होती है। जिसके पास समुद्री शक्ति वो ज्यादा होती है वही विजय होता है। और ये सही भी है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाएंगे तो कैसे आप उस तक पहुंच पाएंगे, सामुद्री शक्ति आपके पास चाहिए। पृथ्वी पर महासागरों और सागरों का अविराम तंत्र मौजूद है जो आबाद है एवं इसके कारण समिमित महासागरीय संचार तंत्र का विकास संभव हुआ है। तो ये क्या मान्यताएं लेते हैं अपने सिद्धांत में कि समुद्र का जो क्षेत्र है उस पर किसी का भी नियंत्रण नहीं है, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आबाद है, नियंत्रणशील है, इनसे इन पर किसी का भी नियंत्रण नहीं है, कंट्रोल नहीं है। लेकिन इन पर अगर जिसको कंट्रोल करना है वही क्या होगा, विश्व शक्ति बनेगा। विस्तृत क्षेत्र की संभावनाएं आपके पास उपलब्ध, अंतर अंतर विद्यमान है, क्षेत्र क्षेत्र में क्या है, नौसैनिक शक्तियों के मध्य आपको अंतर विद्यमान होता है। साथ ही साथ जो अंतर विश्व के अन्य देशों और अमेरिका के बीच में है, अमेरिका पर कोई हमला नहीं हो सकता स्थलीय क्षेत्रों से, इतना अंतर उनके मध्य है। अमेरिका से अगर हमला, अमेरिका पर अगर हमला हो सकता है तो वो सिर्फ महान के समय की बात कर रहे हैं जब इन्होंने ये सिद्धांत दिया था, है ना, 1900 के आसपास। तो उस समय सिर्फ एक ही माध्यम है जिस माध्यम से आप अमेरिका पर हमला कर सकते हैं, और वो कौन सा माध्यम है, समुद्री शक्ति। तो अमेरिका को क्या चाहिए, अपनी समुद्री शक्ति इतनी मजबूत करनी चाहिए क्योंकि स्थलीय क्षेत्रों से तो कोई आ नहीं सकता, ठीक है। तो अमेरिका अपनी समुद्री शक्ति इतनी मजबूत कर ले कि कोई देश अगर सोचे भी कि चलो चलते हैं दो महासागर पार करके, इधर से आओगे तो प्रशांत महासागर पार करना पड़ेगा, ठीक है, जाने का फिर कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और उधर से आओगे रूस यूरोप से आओगे तो आपको क्या पार करना पड़ेगा, कौन सा, अटलांटिक महासागर है वो आपको पार करना पड़ेगा। तो इन दोनों महासागरों को पार करके अगर आप अमेरिका तक आ भी जाते हैं तो जाने का तो ऑप्शन है नहीं। अगर अमेरिका थोड़ा सा भी प्रतिरोध कर देता है तो अमेरिका को अपने नौसैनिक शक्ति इतनी मजबूत रखनी चाहिए कि अगर कोई देश हिम्मत भी कर देता है, प्रयास भी कर लेता है बहुत कठिन परिश्रम से, तो भी वो अमेरिका पर विजय प्राप्त ना कर पाए, बल्कि अमेरिका ही जाकर उन देशों पर विजयी हासिल करें, क्योंकि वो देश क्या है, संयुक्त नहीं है, छोटे छोटे हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, और इस चीज का फायदा उठा भी रहा है ना। सारे जितने भी छोटे छोटे देश हैं उन सब पर इसने अपने नौसैनिक क्षेत्र ये सारे स्थापित करे हैं। ग्रेट ब्रिटेन हुआ, जापान हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये द्वीपीय राज्य है जो यूरेशियन मुख्य भूमि के कारण एक दूसरे से अलग है, और इसी वजह से इनके पास नौसेना शक्ति का विकास करने की अपार संभावनाएं थी और इन्होंने विकास भी किया। तो ये क्या बोल रहे हैं, पहली चीज इन्होंने एक चीज ये भी बोली थी, क्या बोली थी, अगर कोई देश है जिसके पास तटरेखा है तो उसे समुद्री शक्ति का विकास करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी देश के पास तटरेखा नहीं है तो वो तो स्थलीय शक्ति का ही विकास करेगा और वो आप तक पहुंच ही नहीं पाएगा। लेकिन आप तो उस तक पहुंच जाओगे क्योंकि आपके पास समुद्री सेना है और वो आसानी तक आप आगे तक आपको ले जा सकती है। तो अमेरिका, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका, इनको स्थलीय सेना डेवलप करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि इन्हें आपस में तो लड़ना नहीं है, जापान जापान से थोड़ी लड़ेगा, नहीं लड़ेगा ना। इनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है,
या तो इनके पास कोई समुद्री सीमा सेना लेकर आ जाए, फिर ये चले जाए। ठीक है, तो इन्हें सिर्फ और सिर्फ समुद्री नौसेना पर ही, सेना पर ही क्या है अपना ध्यान देना चाहिए। और इन्होंने दिया भी, ब्रिटेन ने भी दिया, और बहुत अच्छे से पूरे विश्व पर इन्होंने शासन किया। ब्रिटेन द्वीपीय देश है, फ्रांस ने भी प्रतिस्पर्धा की, लेकिन फ्रांस की स्थलीय सीमा भी है, और वह स्थलीय सीमा जर्मनी जैसे देश से लगती है। तो उससे उसे स्थलीय सेना भी, थल सेना भी डेवलप करनी पड़ी और नौसेना भी डेवलप करनी पड़ी। और दोनों ही इस कंडीशन में अब या तो एक स्थलीय सेना पर ही आप ध्यान लगाओगे या नौसेना पर ही ध्यान लगाओगे। ठीक है, इस वजह से फ्रांस थोड़ा पिछड़ गया, लेकिन ब्रिटेन को सिर्फ और सिर्फ नौसेना पर ध्यान लगाना था। उसने नौसेना डेवलप करी और उसने कामयाबी भी हासिल की। जापान ने भी सिर्फ नौसेना डेवलप करी, और जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में जो क्या बोलते हो आह आह मतलब जो उसने लड़ाई लड़ी थी, है ना, उसने अमेरिका को भी परेशान कर दिया था, और उससे परेशान होकर ही उसने परमाणु बम उसे गिराना पड़ा था। पहले पर्ल हार्बर वाली घटना हुई थी, फिर उसके बाद में हिरोशिमा और नागासाकी वाली घटना हमें देखने को मिलती है। यूएसए वर्तमान में हमारे पास है, इस तरह से वो रूल कर रहा है। फिर उसके बाद में महान क्या बोलते हैं कि ये तो चलो सही है, परंतु समुद्री शक्ति के विकास और उसका रखरखाव किस तरह से होगा, इसे प्रभावित करने वाले कारक हैं, वो कौन कौन से हैं। तो महान इसके लिए 6 कारक है हमें बताते हैं कि ये 6 चीजें हैं जो समुद्री शक्ति को डेवलप करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहां तक कोई डाउट थोड़ी है, बता दो। फिर हम इन 6 जो डिटेल कारण है उनको पढ़ते हैं। 9, चलिए। तो पहला पहला कारण क्या है, राज्य की भौगोलिक स्थिति। तो भौगोलिक स्थिति तो महत्वपूर्ण है ही। अगर राज्य की भौगोलिक स्थिति ऐसी है, वो द्वीपीय स्थिति है, वो प्रायद्वीपीय स्थिति है, या फिर वो तटीय स्थिति है, या वो स्थलबद्ध देश है। तो स्थलबद्ध देश तो निश्चित रूप से नौसेना डेवलप नहीं कर सकते। द्वीपीय देश, प्रायद्वीपीय देश और तटीय देशों को नौसेना डेवलप करना चाहिए। और इनमें भी सबसे ज्यादा सफल कौन से होंगे, द्वीपीय देश है, वो सबसे ज्यादा सफल रहने वाले हैं। और उन्हें अपनी स्थिति के अनुसार नौसेना है वो डेवलप करनी चाहिए। और भौगोलिक स्थिति में क्या बोलते हैं, ये ऐसे बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं है, एक क्षेत्र है, एक देश है, उस देश पर दो दो तरह से आक्रमण हो रहे हैं, है ना। ये देश है मेरा, इस देश में इस दिशा से भी आक्रमण है, इस दिशा से भी आक्रमण है। तब सामान्यतः हम क्या सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि दोनों पर आधी आधी सेना भेज दो। महान ऐसे बोलता है ऐसे तो दोनों में हार जाओगे आप। ठीक है, ऐसी स्थिति में तो आप दोनों ही क्षेत्रों को हार जाओगे, आपकी पूरी सेना हार जाएगी, क्योंकि आपकी शक्ति है वो बट गई। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, पूरी सेना एक ही क्षेत्र पर पहले लगा दो, है ना, एक ही स्थान पर एक ही क्षेत्र पर लगा दो। यहाँ पे जब जीत जाओगे, उससे बाद यहाँ पे जीतने के बाद यहाँ पर आप आक्रमण करो। तो ये भी भौगोलिक स्थिति का एक महत्वपूर्ण प्रभाव है। स्थलबद्ध देश है, वो निश्चित रूप से कभी भी नौसेना का विकास नहीं कर पाएंगे, उन्हें थल सेना के विकास पर ही ध्यान देना चाहिए। और उदाहरण ये देते हैं ब्रिटेन का। ब्रिटेन जो कि द्वीपीय देश था, उसने नौसेना पर ध्यान दिया और उसने बहुत ज्यादा कामयाबी भी इसमें हासिल की थी। फिर है राज्यों के तटों का प्राकृतिक स्वरूप। राज्य से जो तट है वो कैसी दशा में है ना, वो अच्छी स्थिति में है, अनुकूल है या नहीं है, भौगोलिक अनुकूल है या नहीं है। उन तटों पर बंदरगाह भी आप बना सकते हैं या नहीं बना सकते। जीविका के जो साधन है उन तटों पर आपको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं,
अगर उन तटों पर जीविका के साधन आपको मिल रहे हैं तो वो व्यापार के लिए अच्छे हैं या नहीं है? क्यों? क्योंकि अगर युद्ध का विराम है यानी शांत स्थिति है और फिर भी आप तटों पर नहीं जा रहे और युद्ध में एक साथ जाओगे तो कैसे जीत पाओगे? ठीक है, तो आप वहां के जो तट है वो किस तरह से हैं? अनुकूल हो, बंदरगाह बने, व्यापार भी उनमें चले, ये सारे क्षेत्र हैं वो इनमें आने चाहिए। तट फटे फटे अगर तट है तो वो ज्यादा अनुकूल माने जाते हैं, वो बंदरगाह के लिए भी अच्छे अनुकूल माने जाते हैं, वो व्यापार के लिए भी अच्छे माने जाते हैं। राज्य के क्षेत्र का विस्तार कैसा है? अगर राज्य छोटा है, छोटा क्षेत्र है, तो उसके पास संसाधन भी कम होंगे। तटीय क्षेत्र हो चाहे से द्वीपीय क्षेत्र हो, लेकिन वो अनुकूलतम रूप से छोटा है, तो उसके पास क्या होंगे? संसाधन कम होंगे। संसाधन कम होंगे, अब नौसेना है, अब सेना में कोई है तो वो थोड़ी कृषि करने बैठेगा, या फिर वो सेना के लिए चौकसी करेगा, युद्ध अभ्यास करेगा, है ना? तो अगर वो सेना के लिए युद्ध अभ्यास कर रहा है, ठीक है, तो आपको उसे संसाधन तो देने ही पड़ेंगे। तब भोजन पेट भरने के लिए आपको खाद्यान्न तो उपजाऊ उगाने ही पड़ेंगे, है ना? उसको कुछ मोबाइल चाहिए तो वो मोबाइल की फैक्ट्री भी आपको लगानी पड़ेगी। तो आपके पास संसाधन होने चाहिए। अगर छोटा क्षेत्र है जिसके पास संसाधन नहीं है तो वो निश्चित रूप से बड़ी नौसेना नहीं रख सकता, ठीक है? तो बड़ी नौसेना रखने के लिए, प्रबल नौसेना रखने के लिए आपके पास अनुकूल मात्रा में क्षेत्र भी होना चाहिए, क्षेत्रीय विस्तार भी होना चाहिए, जिससे आप बड़े स्तर पर क्या है वो नौसेना का विस्तार कर पाए, ठीक है? एक राष्ट्र की शक्ति का ये भी एक महत्वपूर्ण आधार है कि आपके पास एक बड़ा क्षेत्र हो, बड़े क्षेत्र के साथ साथ वो संसाधन संपन्न हो, संसाधन संपन्न के साथ साथ उसमें तटीय क्षेत्र भी हो, और उस तटीय क्षेत्र में आपके पास क्या हो? नौसेना हो, और उन नौसेना को देने के लिए आपके पास पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध हो, ठीक है? तो कम क्षेत्र वाले जिनके पास सीमित संसाधन है वो बड़ी नौसेना नहीं रख सकते। राज्य की जनसंख्या का आकार कैसा हो? जनसंख्या भी हमें चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर हमें सिर्फ इससे ही काम चलाना चाहिए? जो बस थोड़ी बहुत जनसंख्या हो तो महान ये बोलते हैं जनसंख्या का ज्यादा होना आवश्यक नहीं है, पर जनसंख्या ऐसी होनी चाहिए जो ट्रेंड हो, जो समुद्र के लिए अभ्यस्त हो, है ना? जो समुद्र में जाने से हिचकिचाए नहीं, जो युद्ध विराम की स्थिति में भी समुद्रों में ही रहती हो। तो जब युद्ध होगा तो वो आसानी से समुद्रों में रह सकती है, कितने ही दिनों के लिए वो समुद्र में रह सकती है। स्थल की आदि आप जनसंख्या नहीं होनी चाहिए, आपके लोग हैं वो स्थल के आदि नहीं होनी चाहिए। जैसे भारत है, भारत प्रायद्वीप है ना, ये वाला। अब इतना बड़ा हमारे पास तटरेखा है, लेकिन हमारी ज्यादातर पॉपुलेशन कहां पर है? ऊपर, उत्तर भारत में, बिहार, उत्तर प्रदेश, है ना, यहाँ पर। तो ये पॉपुलेशन अगर यहाँ पर है आपकी, तो ऊपर वाली पॉपुलेशन से आप बोलो 10 दिन समुद्र में रहना है, एक दिन चलो आपको अच्छा लगेगा, नया नया है आपके लिए, दूसरा दिन आप बोर हो जाओगे, तीसरा दिन आपको चिड़चिड़ापन होगा, और 10 दिन तो आप रह ही नहीं सकते। तो आपके पास तटरेखा है, भारत के पास जनसंख्या है, लेकिन वो जनसंख्या आदि नहीं है। लेकिन साउथ वालों को बोलो, है ना, जो तटीय क्षेत्रों में रहते हैं, आसानी से 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, एक महीना आराम से वो समुद्रों में रह लेंगे। तो समुद्र में रहने की आदि भी होनी चाहिए, जिससे क्या हो, अगर युद्ध अभ्यास हो, युद्ध हो, तो युद्ध में वो आसानी से दूसरे क्षेत्र की जो नौसेना है उसे टक्कर दे पाए और कितने ही समय के लिए वहां पर रुक पाए। और साथ ही साथ वो जनसंख्या ऐसी भी होनी चाहिए, वो युद्ध पोत, है ना, जहाज, ये बनाने में भी सक्षम हो। फिर राष्ट्र का चरित्र आता है। राष्ट्र का चरित्र कैसा है, ये भी यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात है कि राष्ट्र कैसा है। राष्ट्र ये चाहता है कि वो समुद्री शक्ति बनाए, तब तो ये मान भी लेते हैं कि हाँ समुद्री शक्ति क्या होगी, डेवलप होगी, और वह समुद्री शक्ति को विकास के लिए बढ़ावा भी दे, उसके लिए कार्य भी करें, और साथ ही साथ निर्भरता भी बढ़ाएं, समुद्री शक्ति पर अपनी क्या हो, निर्भरता भी बढ़ाएं। और
ये निर्भरता सिर्फ और सिर्फ युद्ध काल में ही नहीं, युद्ध काल के अलावा भी व्यापारिक क्षेत्रों में, व्यापारिक कार्यों में भी ये निर्भरता क्या है, बढ़नी चाहिए। तभी आपका क्या होता है, एक राष्ट्र का निर्माण होता है। ठीक है, और वो राष्ट्र निर्माण कैसा होता है, एक राष्ट्र का चरित्र हमें पता चलता है कि जनता की भी रुचि है उन कार्यों में, नौसेना में, व्यापारिक कार्यों में जो समुद्र से जुड़े हुए हैं। अगर उस राष्ट्र का चित्र ऐसा है कि जनता भी समुद्र से जुड़ना चाहती है ना, तो वो क्षेत्र, वो देश ज्यादा प्रभावी नौसेना शक्ति के रूप में उभरेगा, ना कि उसमें जिसमें जनसंख्या है वो सिर्फ और सिर्फ स्थलों पर रहना पसंद करती है। और फिर राष्ट्र में आता है सरकार का चरित्र और नीतियां। सरकार भी ये चाहे, निश्चित रूप से सरकार भी ये चाहे कि हम देश में नौसैनिक शक्ति को बढ़ावा दे, और उसको बढ़ावा देने के लिए वो नीतियों का निर्माण भी करें। तो ये 6 कारण हैं जो उन्होंने दिए थे, है ना। तो ये 6 कारण हैं वो महान ने दिए। अब महान क्या बोलता है, अमेरिका सुरक्षित है। एक स्टेटमेंट इसका ये भी है। क्यों सुरक्षित है, क्योंकि अमेरिका पर आक्रमण करना स्थलीय मार्गों से तो संभव नहीं है, क्योंकि दोनों साइड से, एक साइड से प्रशांत महासागर और दूसरी साइड से आपका अटलांटिक महासागर आपको पार करके आना पड़ेगा। और तीसरा क्यों कारण नहीं हो सकता, क्योंकि अमेरिका के पास एक प्रबल समुद्री नौसैनिक शक्ति उपलब्ध है। और बहुत सारे कारण जो हमने इससे पूरा पढ़ा। आलोचना क्या होती है, आलोचना में वही आ जाएगा पहला, वर्तमान में क्या है, युद्ध तकनीकों में परिवर्तन आया है। और कैसा परिवर्तन आया है, अब वायु शक्ति भी एक महत्वपूर्ण है, कोई भी जा सकता है। जैसे अमेरिका है और यूएसएसआर, शीत युद्ध चल रहा था और यूएसएसआर ने अमेरिका के पास जो कैरेबियन द्वीप समूह है वहां पर क्यूबा देश है, उस क्यूबा पर अपनी परमाणु मिसाइल लगा दी। चलो, अमेरिका को टेंशन हो गई, महान वाली सारी थ्योरी फेल हो गई कि परमाणु मिसाइलें और हमारे से 100-200 किलोमीटर दूरी स्थित हो गई। तो ये जो परिस्थितियां हैं, उस वो परिस्थितियां भी बदली है। ठीक है, जैसे साइबर युद्ध हो गया और सारा। दूसरा है, महान ऐसे मानते थे क्योंकि उनके समय सीलोस ज्यादा बने नहीं थे, तो महान के अनुसार ये था समुद्र खुला है, सुरक्षित है, वहीं पर भी चले जाओ, अपना ही राज्य। लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, समुद्री कानून बने हैं, है ना, और समुद्री कानूनों के अनुसार ईईजेड, जानते हो ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, प्रादेशिक क्षेत्र, है ना, तो इनका निर्माण हुआ है। यानी तटरेखा से कितनी दूरी तक किसी देश का प्रभुत्व रहेगा, तो आप ऐसे ही किसी देश पर आक्रमण नहीं कर सकते। आपको 200 किलो नॉटिकल माइल दूर पर वहीं पे आपको समुद्री नौसेना मिल जाएगी, तट पर तो आप बहुत बाद में पहुंचोगे। तो ये बहुत सारी जो नए नियम या कानून जो बने हैं, उन कानूनों की वजह से भी जो महान की जो परिकल्पना है उस पर थोड़ा सा क्या है अंकुश लगता है, उससे आलोचना हम कर सकते हैं। हालांकि जब इन्होंने सिद्धांत दिया 1900 का जो समय था, उस समय निश्चित रूप से पूरे विश्व पर उसी शक्ति का शासन था जिस शक्ति के पास नौसेना, है ना, जिस शक्ति के पास नौसेना थी उसी शक्ति ने पूरे विश्व पर शासन किया था। ब्रिटेन हुआ, फ्रांस हुआ, न्यूजीलैंड हुआ, अमेरिका हुआ, तो नौसेना इनके पास थी, प्रबल मात्रा में थी, और इन्होंने ही पूरे विश्व पर शासन किया। उसी चीज से प्रभावित होकर इन्होंने भी अपना सिद्धांत दिया, और इन्होंने नौसेना में जो कार्य किया उन कार्यों के अनुभव के आधार पर इन्होंने अपना महान का समुद्री शक्ति सिद्धांत है वो दिया, सी पावर थ्योरी है वो दी। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। जल्दी से बता दो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। एनी डाउट? अरे सो गए क्या सारे? धनंजय, अरुणा, मनीषा, कमल लाइव तो आ रहे?
चलिए, कोई बात नहीं, जो देर से ज्वाइन कर रहे हैं वो वीडियो को क्लास को स्टार्टिंग से देखें, फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।